डियर स्टूडेंट, आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 6 है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका जो पार्ट नंबर 3 है वो डिस्कस करेंगे। और ये जो पार्ट है मेनली रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे। व्हाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जब वाटसन और क्रिक जब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दे रहे थे तो उसी टाइम पे वाटसन और क्रिक ने एक कोट दिया था, एक बात कही थी कि इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सुजेस्ट ए पॉसिबल कोपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तो जो ये रिसर्च कर रहे थे, जो बेस पेयरिंग जब ये देख रहे थे, पेयरिंग कर रहे थे जो नाइट्रोजीनियस बेस, तो उनसे जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी वो देखने को मिली थी। और उसी से उन्होंने एक कोपिंग मैकेनिज्म है जो रेप्लिकेशन है, उसके बारे में वहीं से उन्होंने आइडिया ले लिया था और उसके बारे में काफ़ी बातें बता दी थी रेप्लिकेशन के बारे में। हालांकि इस मैकेनिज्म को बाद में डिटेल से समझा गया, लेकिन आइडिया है जो वाटसन और क्रिक ने ही दिया था। स्कीम क्या है? टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ ए न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो प्रोसेस क्या रहती है कि जो दो स्ट्रैंड हैं वो सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से, और सेपरेशन के बाद जो नई जो स्ट्रैंड हैं वो उसके ऊपर बनती हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती हैं, जो नई भी हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहेंगी और आपस में मिलकर जो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी बनाती हैं जहाँ से वो बनी है। तो जिसको कॉपी करके वो बनी है उसको टेम्पलेट बोलते हैं, और जो नई जो स्ट्रैंड बनी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्रिटी होती है। यदि एक साइड में एडेनिन है, दूसरी साइड में थाइमिन मिलेगा, एक साइड में साइटोसिन है, उसकी दूसरी साइड में ग्वाइनिन मिलेगा। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या आइडिया मिला? एक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो जैसे रेप्लिकेशन खत्म होती है तो जो नई स्ट्रैंड बनती हैं, डॉटर स्ट्रैंड, उनके पास आधा जो पोर्शन है वो अपने पेरेंट का होता है और आधा वो नया सिंथेसाइज करती हैं। तो डीएनए है वो अलग अलग फॉर्म में, मतलब जो वो सिंगल स्ट्रैंडेड में चला जाएगा, उसके बाद नई जो उसके बाद ऊपर स्ट्रैंड है वो बनती हैं, और जो कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो डॉटर स्ट्रैंड बनती हैं। तो उससे सेमी कंजर्वेटिव मोड है, मतलब आधी जो स्ट्रक्चर है वो पेरेंट से आती है एक स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड वो नई सिंथेसाइज करती है, तो इसी को सेमी कंजर्वेटिव मोड बोला जाता है। और इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट था वो है मैसेल्सन और स्टेहल एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट सोन इन यू एस्केरिसिया ई कोलाई एस्केरिसिया कोलाई ई कोलाई के अंदर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, एंड सब्सटिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल। तो बाद में इसी आइडिया से बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके अंदर भी एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे, जो प्लांट्स और एनिमल हैं, इस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए। तो पूरे नाम थे मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टहल। 1958 के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था? गिरू ई कोलाई इन मीडियम कंटेनिंग नाइट्रोजन 15, और जो अमोनियम क्लोराइड उन्होंने लिया जिसके अंदर जो नाइट्रोजन थी वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, एक हैवी होता है नाइट्रोजन का एक आइसोटोप होता है। जैसे नॉर्मल नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन जो यूज की वो नाइट्रोजन 15 थी। नाइट्रोजन का आइसोटोप था जो हैवी होता है और रेडियो एक्टिव भी होएगा एज ओनली नाइट्रोजन सोर्स। जैसे जो पीछे हमने एक्सपेरिमेंट देखा था हर्स एंड चेस, उसमें उन्होंने वायरस को अलग अलग मीडियम में ग्रो करवाया था। यहाँ पे भी ई कोलाई को एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया गया जिसके बाहर जो अमोनियम क्लोराइड था उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो N15 लिए हुई थी। जो रेडियो एक्टिविटी है ये ट्रेसिंग में मदद करती है कि जो मटेरियल है वो कितना आगे ट्रांसफर होता है, पहले वाला मटेरियल कितना आगे तक जा रहा है, तो ट्रेसिंग के लिए रेडियो एक्टिविटी यूज की जाती है। तो नाइट्रोजन 15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, और जैसे ही जो ई कोलाई अपनी कॉपी तैयार करता है, अपनी रेप्लिकेशन करेगा, तो नई जो डीएनए सिंथेसिस करता है तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं जैसे हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर जो बेस पेयर है उनके अंदर जो नाइट्रोजन आएगी वो रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन आएगी, और वो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कहलाएंगे, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट। और जब उनको सेपरेट किया जाएगा
सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा एक लिक्विड के अंदर जो कि सीजियम क्लोराइड है, जो एक डेंसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, मतलब अलग अलग इसकी जो परत है सॉल्यूशन की अलग अलग डेंसिटी ली हुई मिलती हैं, इसलिए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं इसको। देन ट्रांसफर्ड सेल इनटू ए मीडियम विद नॉर्मल, और उसके बाद क्या किया, एक बार ग्रो करवाने के बाद जो नाइट्रोजन 15 एक बार उनके पास आ गया, तो नॉर्मल जो अमोनियम क्लोराइड है जिसके पास नाइट्रोजन नॉर्मल एटॉमिक मास वाला था, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी उसके अंदर, तो उसको डेफिनेट टाइम के लिए उसके अंदर, डेफिनेट इंटरवल के लिए उसके अंदर वो ग्रोथ करवाई, उनकी ट्रांसफर किया गया सेल्स को। एज सेल मल्टीप्लाइड, जैसे ही सेल मल्टीप्लाई हुई तो उनका जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया, दैट रिमेन्ड एज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, जो कि डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही देखने को मिला। वेरियस सैंपल वर सेपरेटेड एज सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट टू मेजर डेंसिटीज ऑफ द डीएनए, तो अलग अलग सैंपल लिए गए जो कि सीजियम क्लोराइड के अंदर जो अलग अलग लेवल पे बने हुए थे, क्योंकि इसका जो ये सॉल्यूशन है स्पेशल खास बात, अलग अलग लेवल पे जो उसमें भारी हैं वो नीचे मिलेंगे, हल्के हैं वो बिल्कुल टॉप पे मिलेंगे, और जो मीडियम जो इसकी हैवी जो एटॉमिक मास है वो बीच में मिलते हैं। तो अलग अलग सैंपल हैं वो इकट्ठे किए गए, और जो कंक्लूजन है वो क्या रहा, मतलब डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर ऑफ वन जनरेशन आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम नाइट्रोजन 15 टू नाइट्रोजन 14 मीडियम। तो अलग अलग टाइम इंटरवल में जब हमने नाइट्रोजन 15 से नाइट्रोजन 14 में मीडियम के अंदर जो इकोलाई है उसको ट्रांसफ़र किया, तो उसमें पहली 20 मिनट में इकोलाई डिवाइड्स, जैसे कि इकोलाई क्योंकि 20 मिनट में डिवाइड होती हैं, हैड ए हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। तो पहले 20 मिनट में जो नया जो डीएनए बना था वो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिए हुए था। क्यों लिए हुए था, क्योंकि उसके पास पहले जो पेरेंटल स्ट्रैंड थी उसके पास नाइट्रोजन 15 था, और जैसे नई स्ट्रैंड बनी है क्योंकि उनको ट्रांसफर ही नए जो मीडियम में किया गया नाइट्रोजन 14 लिए हुए, तो आधा जो एक स्ट्रैंड है वो नाइट्रोजन 15 है उसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस के अंदर, और दूसरी जो नई स्ट्रैंड बनी है वो नाइट्रोजन 14 लिए हुए हैं, इसलिए इंटरमीडिएट डेंसिटी का जो मटेरियल है वो मिला। अगली जो 40 मिनट्स थी, सेकेंड जनरेशन थी जो, उसके अंदर इक्वल अमाउंट का जो हाइब्रिड डीएनए और जो लाइट डीएनए है वो, मतलब अड़के वाला और जो है हाइब्रिड नेचर वाला जो डीएनए ऊपर जो हाइब्रिड था वो इक्वल मात्रा में देखने को मिला। और जैसे अगले 80 मिनट है उनके अंदर जो प्रोपोर्शन है लाइट का एंड हाइब्रिड डेंसिटी का वो अलग अलग देखने को मिला। जो लाइट वाला था वो ज़्यादा संख्या में बढ़ता हुआ चला गया, और जो हाइब्रिड वाला है वो उसकी संख्या एक नॉर्मल रहेगी, उसकी वो उतनी संख्या रहेगी जितनी पहले नाइट्रोजन 15 थी, क्योंकि नए जितने भी स्ट्रैंड बनेगी वो नए मीडियम को लेती हुई बनेगी। टेलर एंड कोलेजिस जो साइंटिस्ट और इसके कुछ साथी थे उन्होंने 1958 के अंदर ही परफॉर्म्ड वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए किसके अंदर विसिया फैबा बीन्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्रूव्ड दैट डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। तो उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि जो डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है वो भी सेमी कंजर्वेटिवली, मतलब आधा पोर्शन पेरेंट्स से होता है, आधी नई स्ट्रैंड है वो बनाता है वो, तो वो शो किया। तो एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे इस चीज़ को। शुरुआत में क्या किया, इकोलाई है उसको नाइट्रोजन 50 के अंदर ग्रोथ करवाया, जो अमोनियम क्लोराइड है उसके अंदर नाइट्रोजन 15 थी, उसके बाद एड नाइट्रोजन 15 लेबल्ड सेल टू द नाइट्रोजन मीडियम एंड ग्रो फॉर 4 जनरेशन, 4 जनरेशन तक, यहाँ पे 4 जनरेशन वो दिखाई गई हैं। तो शुरुआत में जो डेंसिटी अलग अलग डेंसिटी है और टाइम है यहाँ पे, जैसे शुरुआत में शुरुआत की प्रोसेस 100% जो हैवी नाइट्रोजन एटम लिए हुए हैं ये, उसके बाद जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई 20 मिनट हुई, उसके बाद 40 60, तो ये ग्रेडियंट है वो अलग अलग लेवल तक पहुंचता गया, और यहाँ पे अलग अलग जैसे नाइट्रोजन 15 है उसका एक अलग पोर्शन मिला, और ये परसेंटेज है वो घटती चलेगी, और ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, नाइट्रोजन 14 वाले की हैं, क्योंकि मीडियम ही हमने नाइट्रोजन 14 का देखा है, जितनी भी स्ट्रैंड बनेगी वो नाइट्रोजन 14 लिए हुए बनेगी। जैसे फर्स्ट जनरेशन है मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है जहाँ से जनरेशन शुरू होगी फर्स्ट जनरेशन, तो ये नाइट्रोजन 15 लिए हुए है, जैसे इसको नाइट्रोजन 14 के अंदर कन्वर्ट किया है मीडियम के अंदर, तो जो एक पुरानी स्ट्रैंड है वो तो नाइट्रोजन 15 की है, लेकिन नई स्ट्रैंड है वो नाइट्रोजन 14 लिए हुए है। उसके बाद
जो नाइट्रोजन 14 की स्ट्रैंड है वो तो एक ही रहेगी, लेकिन नाइट्रोजन 15 की स्ट्रैंड तो वही रहेंगी जितनी थी पहले, दो ही। लेकिन जो नाइट्रोजन 14 है उनकी स्ट्रैंड्स है वो काफ़ी नंबर में इंक्रीज होती रहेंगी, जिसकी वजह से जो परसेंटेज है नाइट्रोजन, यदि टोटल परसेंटेज की बात करें वो परसेंटेज 88% चला जाता है नाइट्रोजन 14 का। जो लाइट कलर हम देख सकते हैं, जो डार्क कलर है वो कितना रह जाता है 12%, और ये हर जनरेशन में आगे बढ़ता रहता है। तो इसी की वजह से जो सेमी कंजर्वेटिव मोड है उसका आइडिया लगाया गया कि कुछ पोर्शन है वही पेरेंट्स से आता है, उसके बाद जो नई स्ट्रैंड है वो अपनी नई बनती रहती हैं, ठीक है, नए मीडियम के हिसाब से बनेंगी। उसके बाद है रेप्लिकेशन के एंजाइम, कौन से एंजाइम है जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, क्योंकि डीएनए को टेम्पलेट मान के ही नया डीएनए जो बनाना है, तो डीएनए डिपेंडेंट मतलब डीएनए टेम्पलेट है, जो पहले वाले स्ट्रैंड है पेरेंटल स्ट्रैंड उनको कॉपी करना है, और जो नया स्ट्रैंड बनेगी उस को पॉलीमराइज किया जाएगा, तो उसको पॉलीमराइज करने वाला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। तो क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है, नई स्ट्रैंड बनाता है। किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन बहुत बार पूछी जाती है, 5' to 3' एंड की पोलैरिटी रहती है इसकी। जो नई स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी बात कर रहा है। यूजेज ए डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। तो जो पुराने वाले डीएनए उसको टेम्पलेट मान के उसका ब्लूप्रिंट लेके ही नई स्ट्रैंड है उसको कैटलाइज करता है, उसको प्रोसेस को बढ़ाता है। एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट, तो एंजाइम है काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, बड़ी फास्ट काम करते हैं ये। कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े ही टाइम के अंदर ही काफ़ी सारे जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवा देते हैं ये। काफ़ी सारे जो पॉलीमराइजेशन है वो करवाते हैं, मतलब फटाफट ये कॉपी तैयार करने में हेल्प करते हैं। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है, जैसे इकोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं, काफ़ी सारे बेस पेयर होते हैं, लेकिन जो ये कंप्लीट कर लेता है अपनी 18 मिनट के अंदर ही जो रेप्लिकेशन प्रोसेस वो पूरी कर लेता है। तो यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं कि लगभग 2000 जो बेस पेयर हैं वो हर सेकंड में पॉलीमराइज किए जा रहे हैं। तो एंजाइम इतने ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। आल्सो कैटलाइज रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बिकॉज एनी मिस्टेक रिजल्ट्स इन म्यूटेशन, और जो ये पॉलीमराइजेशन है इसको बहुत ही ज़्यादा सटीकता से किया जाता है, कोई भी गलती होने के कोई चांस नहीं छोड़े जाते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत हाई रखी जाती है, क्योंकि यदि ज़्यादा वहाँ पे मिस्टेक आएंगी तो म्यूटेशंस आएंगे, ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। वेरिएशन से अवॉइड किया जाता है वैसे रेप्लिकेशन के अंदर जितना उसके। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, और यदि एनर्जी बेस पे देखें रेप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और मैनी एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड फॉर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और कई एक्स्ट्रा एंजाइम भी यूज किए जाते हैं ताकि एक्यूरेसी बनी रहे, सटीकता से जो कॉपी है वो हो। उसके बाद मशीनरी काम कैसे करती है रेप्लिकेशन। इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। 11th क्लास में रहता है ये कि जो सिंथेसिस फेज होती है सेल डिवीजन का, उसके अंदर जो डीएनए है उसकी कॉपी होती है, उसका रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोट्स के अंदर। एक ORI होता है, एक नंबर में बहुत बार पूछते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या रहता है। डेफिनेट रीजन फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन इनिशिएट इन ई कोलाई डीएनए, तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो शुरू होती है, उसी जगह को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर, और जब हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए जहाँ पे तैयार किए जाते हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ORI। रिक्वायर्स ए वेक्टर विच प्रोवाइड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो एक ऐसे वेक्टर की जरूरत पड़ती है वहाँ पे जो कि एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लिए हुए होता है। रेप्लिकेशन फोर्क जैसे कांटे होते हैं, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है ये। ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स विद इन विच द रेप्लिकेशन अकर इन लॉन्ग डीएनए, तो एक जो डीएनए का पोर्शन है वहाँ पे जो हेलिक्स है वो ओपन हो जाती है, और उसी ओपनिंग वाले भाग को रेप्लिकेशन फोर्क बोला जाता है। और उसके ऊपर दो स्ट्रैंड बनती हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड एक लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनती है फॉर्म्ड ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 3' to 5'। तो जिस जो टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसको कॉपी करके नई स्ट्रैंड बनानी है तो वो 3' to 5' पोलैरिटी लिए हुए होगी, और उसके ऊपर जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो क्या रहेगी 5' से 3' की तरफ बनेगी जो नई स्ट्रैंड है। तो इसकी वजह से वो जैसे जैसे आगे खोलती रहेगी तो एक लीडिंग स्ट्रैंड लगातार वो स्ट्रैंड बनती रहेगी। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड क्या होती है, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होती है ये,
जिसमें पोलैरिटी क्या रहती है 5' to 3' एंड। और जैसे हमने देखा आज डीएनए की कॉपी होती है वो 5' to 3' एंड ही होती है। नए वाले के हिसाब से देखें तो पुराने वाले की यदि हमने लगातार चाहिए तो 3' to 5' जैसे ऊपर वाले में देखा है वो नहीं चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डीएनए है वो टुकड़ों में बनता है, फ्रैगमेंट्स में बनता है, और उन्हीं को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। डिस्टिंग्यूश डिस्टिंग डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज फ्रैगमेंट्स आर लेटर जॉइंड। और जो ये अलग अलग जो टुकड़े बने हैं इनको बाद में डीएनए लाइगेज के द्वारा, जो मोलिकुलर ग्लू होता है उसके द्वारा एक एंजाइम होता है जो इनको चिपकाने का काम करता है। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोसेस को शुरू करवाता है। जैसे जो पेंट वगैरह करते हैं उसमें प्राइमर यूज होता है, तो स्टार्टिंग मटेरियल को ही प्राइमर बोलते हैं। स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम वेयर डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट्स प्रोसेस ऑफ। डीएनए पॉलीमरेज अपने आप प्रोसेस शुरू नहीं कर सकता, उसको एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है, एक छोटे से सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, एक डीएनए फ्रैगमेंट्स की जरूरत पड़ती है जहां से वो आगे प्रोसेस शुरू करवाता है। उसी छोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम प्राइमर बोलते हैं। ड्यूल पर्पज होता है इसका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो जो अलग अलग सब्सटेंस यूज किए जाते हैं तो उसके अंदर डीटीपी भी यूज किए जाते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो उनका काम क्या रहता है, वो सबस्ट्रेट का काम भी करते हैं, क्योंकि नई जो नाइट्रोजीनियस बेस की जरूरत पड़ेगी, जो शुगर की जरूरत पड़ेगी वो यहीं से ली जाती हैं। ये मीडियम में प्रोवाइड करने पड़ते हैं सब्सटेंस, और साथ में ये जैसे एटीपी एनर्जी सोर्स का काम करता है उसी तरीके से ये भी एनर्जी देते हैं और अलग अलग फॉर्म में टूटते रहते हैं। उसके बाद हम डायग्राम से समझ सकते हैं जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, पोलैरिटी यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ओपन हो जाती है, सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक साइड हम पोलैरिटी देख सकते हैं, जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो ब्लू कलर की आपको देखने को मिल रही है, तो 3' to 5' एंड है। और जो नई जो स्ट्रैंड बनेगी वो 5' to 3' उसकी जो खुद की जो पोलैरिटी है ना वो 5' to 3' रहेगी। तो जैसे हमको पता है डीएनए अपोजिट पोलैरिटी में रहता है, जिसकी वजह से 3' से जो प्रोसेस है वो शुरू होगी और उसके बाद आगे बढ़ती रहेगी, लगातार आगे बढ़ेगी। ये जो ग्रीन कलर है वो डीएनए पॉलीमरेज है, तो ये लगातार बढ़ने को लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, लीड करती हुई चली जाएगी। लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड है, प्रोसेस तो एक साथ शुरू होती है 3' to 5' पोलैरिटी जो लिए हुए हैं, उसके अंदर जो स्ट्रैंड है वो क्या रहेगी, टुकड़ों में जाएगी, क्योंकि उसको 5' to 3' शुरू करना है नई स्ट्रैंड के हिसाब से। अब यहाँ से 5' के हिसाब से ऊपर की तरफ तो नहीं चल सकते, क्योंकि पोलैरिटी एक जैसी हो जाएगी, चाहिए हमको एंटी पोलैरिटी डीएनए के अंदर, जिसकी वजह से 5' जितनी खुली, जैसे शुरुआत में जो रेप्लिकेशन फोर्क है यहाँ तक ओपन हुई थी, तो यहाँ से जो प्रोसेस है अपोजिट साइड में चली गई, उसके बाद फिर थोड़ी सी ओपन हुई, फिर उसके बाद एक नया प्राइमर आएगा वो प्रोसेस को शुरू करवाएगा, उसके बाद थोड़ी सी और ओपन हुई, तो इस स्ट्रैंड पे जो फ्रैगमेंट्स है वो आराम आराम से टुकड़े के रूप में बनते हुए चलेंगे, डिसकंटिन्यूसली बनेंगे, जिसकी वजह से जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है उसकी जरूरत पड़ती है इन फ्रैगमेंट्स को अटैच करने में, चिपकाने में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक व्यू ले सकते हैं, जैसे एक हेलिकेज एंजाइम होते हैं, डी हेलिकेज, जो इसको हेलिकेज डीएनए के ऊपर आके अटैच होते हैं, उसके बाद इसको ओपन करेंगे, एक रेप्लिकेशन फोर्क बनेगी, और रेप्लिकेशन फोर्क के ऊपर आके एक जो आरएनए, यहाँ पे जो डीएनए प्राइमेज है वो था ही, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये प्राइमर था, उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस प्रोसेस को आके शुरू करवाता है। जैसे आरएनए प्राइमर है उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो उस प्रोसेस को आगे शुरू करवाता रहेगा जो लीडिंग स्ट्रैंड बनाएगा। उसके बाद एक स्ट्रैंड है वो लगातार बनती रहेगी, लीडिंग स्ट्रैंड है, और जबकि जो दूसरी स्ट्रैंड है वो फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में बनती है, जैसे थोड़ा सा फ्रैगमेंट बना है, उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा अलग से, फिर जैसे ओपन हुई उसके बाद नया एक प्राइमर आके अटैच होएगा और फिर वो प्रोसेस को दोबारा शुरू करवाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो स्ट्रैंड है ये लगातार बनती आ रही है, लेकिन ये टुकड़ों में बनती हुई जाएगी, इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे और क्लियरिटी आप व्यू ले सकते हैं रेप्लिकेशन का। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डीएनए स्ट्रैंड ऑफ इनटू आरएनए। तो ये डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसी को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी गवर्न्स प्रोसेस एक्सेप्ट द एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म्स बेस पेयर विद यूरेसिल। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी का जो रूल है वो यहाँ पे भी लगता है।
यहाँ पे क्या है, डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा तो उसके अंदर बस एमआरएनए के अंदर एक जो जहाँ पे थाइमिन आना चाहिए वहाँ पे यूरेसिल आता रहेगा। ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। तो यहाँ पे एक सेगमेंट ही डीएनए का वो यूज किया जाता है और एक स्ट्रैंड ही कॉपी करती है आरएनए की। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं काम करती, यहाँ पे एक स्ट्रैंड से ही कॉपी क्यों ली जाती है। जैसे रेप्लिकेशन मैंने देखा दोनों स्ट्रैंड में ही चलती है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है वो केवल सिंगल स्ट्रैंड में चलेगी। रीजन क्या है, यदि वो दोनों कोड करेंगी आरएनए के लिए with different sequences तो फर्दर कोड फॉर प्रोटीन ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेज ऑफ अमीनो एसिड। तो अलग अलग सीक्वेंस देखने को मिलेगी अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड में, जिसकी वजह से एक सिंगल जो एमआरएनए है, एक ही जगह से बना हुआ जो एमआरएनए है वो अलग अलग प्रोटीन को कोड करता हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक जो एमआरएनए वो काफ़ी सारे प्रोटीन बनाता हुआ देखने को मिलेगा। 2 आरएनए मॉलिक्यूल यदि प्रोड्यूस होते हैं एक साथ में साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ में प्रोड्यूस होते हैं, वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे और जैसे ही वो बन के तैयार होंगे तो वो एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड बना के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे। उसके बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के अंदर एमआरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड होना पड़ेगा, जिसके ऊपर आके आरआरएनए राइबोसोम मतलब आरएनए है वो आके अटैच होएगा। उसके बाद टीआरएनए है वो प्रोसेस को आगे जो पोलीमराइजेशन अमाइनो एसिड की वो करवाता हुआ जाता है। तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये 2 रीजन रहते हैं जिसकी वजह से जो एमआरएनए उसको सिंगल स्ट्रैंडेड रखा जाता है, जो आरएनए यहाँ पे बनता है मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। तो वही है विच प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। तो इसकी वजह से जो एमआरएनए है वो आगे प्रोटीन को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर नहीं जा सकता और एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम ए फ्यूटाइल वन। और इससे क्या है, जो भी हमने मेहनत करी है, जो एमआरएनए बनाया है डीएनए से, तो वो यदि प्रोटीन ही नहीं बनाएगा तो प्रोसेस का फायदा नहीं, क्योंकि जुड़ी हुई प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन का होना बड़ा जरूरी है, तभी ये सेंट्रल डोगमा काम का रहता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पे शुरू होती है तो वो कुछ पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, 3 रीजन होते हैं। एक प्रोमोटर रीजन होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, एक टर्मिनेटर। प्रोमोटर का मतलब जो शुरू करवाता है प्रोसेस को, स्ट्रक्चरल जो मेन जिसकी हमने कॉपी लेनी है डीएनए से वो भाग, और एक टर्मिनेटर जो कि इस प्रोसेस को खत्म करवाएगा, टर्मिनेट करवाएगा। 2 स्ट्रैंड हैव अपोजिट पोलैरिटी एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आल्सो कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन। तो यहाँ पे जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आरएनए बनाना है किसको कॉपी करके, डीएनए को कॉपी करके, इसलिए वो डीएनए डिपेंडेंट रहेगा। और दोनों स्ट्रैंड अब अपोजिट पोलैरिटी की जरूर रहेगी, लेकिन हमने एक ही स्ट्रैंड को कॉपी करना है। और जो एंजाइम काम करेगा वो भी जैसे हमने रेप्लिकेशन में देखा था 5' to 3' डायरेक्शन ही रहेगी उसके काम करने की। टेम्पलेट स्ट्रैंड दैट हैज ए पोलैरिटी 3' to 5'। जाहिर सी बात है जब यदि नई स्ट्रैंड 5' to 3' बनेगी तो पुरानी स्ट्रैंड की पोलैरिटी है वो 3' to 5' ही चाहिएगी। टेम्पलेट की पोलैरिटी है जो, उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। कोडिंग स्ट्रैंड क्या होती है, स्ट्रैंड विच हैज पोलैरिटी टू 5, इससे उल्टी जो स्ट्रैंड होती है कोडिंग स्ट्रैंड, हालांकि कोड नहीं करती है वो, कोड तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ही करती है, लेकिन इसका फायदा क्या है वो आगे हम देखेंगे। आल्थो डज नॉट कोड फॉर एनी थिंग बट हैज ए सीक्वेंस सेम एज आरएनए एक्सेप्ट थाइमिन। तो कोड तो नहीं करती है स्ट्रैंड डीएनए की जो दूसरी स्ट्रैंड होती है, लेकिन इसके पास जो सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस को देख के हम जो नया एमआरएनए बनेगा पहले ही उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए कोडिंग है जो इसको देख के की जाती है, नए वाले जो एमआरएनए बनेगा ना उसकी कोडिंग इस स्ट्रैंड को देख के की जाएगी। ऑल रेफरेंस पॉइंट मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड, जितने भी रेफरेंस पॉइंट रहते हैं जो भी हमने प्रोटीन वगैरह देखना है क्या बनेगा क्या नहीं, वो सारे इस कोडिंग स्ट्रैंड को देख के ही बनाए जाते हैं, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जैसे अलग अलग 3' से 5' की तरफ जा रही है, एडेनिन थाइमिन ग्वाइनिन साइटोसिन, इस तरीके से जो नाइट्रोजनियस बेस है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में पाए जाते हैं डीएनए के अंदर। और जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसी की जो दूसरी स्ट्रैंड है डीएनए की उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो इससे फर्स्ट वाली स्ट्रैंड से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो प्रोटीन बनेगा, जो प्रोटीन का जो एमआरएनए बनेगा तो उसकी स्ट्रैंड क्या रहेगी उसको हम यहाँ से पता कर सकते हैं।
वहाँ पे थाइमिन की जगह पे यूरेसिल मिलेगा, बाकी ए मिलेगा, फिर सी, फिर जी। जहाँ पे टी है वहाँ पे यू बनेंगे बस। बाकी जो स्ट्रैंड है एमआरएनए की वो इसी जैसी बनती है जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है। उसके बाद प्रोमोटर रीजन क्या होता है, लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। जो स्ट्रक्चरल जीन है जिसकी हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके अपस्ट्रीम साइड में रहता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलेगा, और ये 5' एंड की तरफ रहता है जो नई स्ट्रैंड होती है। डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइडेड बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज, और ये वो सीक्वेंस होती है जहाँ पे जो डीएनए जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो एंजाइम आरएनए की कॉपी ज़्यादा ज़्यादा जो चेन है वो बनाएगा, पॉलीमराइज करेगा, तो उसके लिए बाइंडिंग साइट का काम करती है, उसके चिपकने का काम इस साइट पे रहता है डीएनए सीक्वेंस पोर्शन पे। एंड इट्स प्रेजेंस डिफाइंस एट द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड, और इसी की प्रेजेंस से ही हम पता कर सकते हैं कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ से शुरू हो रही है, टर्मिनेट की वजह से वहाँ पे बता सकते हैं कि भाई ये जो स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ तक प्रेजेंट है। तो इसी की पोजीशन की वजह से हम हर एक जगह को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नहीं बोल सकते, उसके लिए प्रमोटर साइट यदि प्रेजेंट है उसी को ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, उसी को ट्रांसक्रिप्शनल जो सीक्वेंस है वो बोला जाता है। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स्ड। यदि हम प्रोमोटर की जगह पे टर्मिनेटर ले आए और टर्मिनेटर की जगह पे प्रोमोटर, तो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, क्योंकि प्रोसेस फिर जहाँ पे टर्मिनेट खत्म होनी थी वहां से शुरू होगी और जहाँ पे शुरू होनी थी वहां पे खत्म हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी पूरी स्ट्रैंड। टर्मिनेटर क्या होता है, लोकेटेड टुवर्ड्स 3' एंड डाउन स्ट्रीम होता है कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड की तरफ रहेगा। जैसे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ऊपर हमने पिक देखी थी, जो इस साइड में प्रेजेंट होता है, जो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड की तरफ रहेगा तो उसको हम प्रमोटर बोलते हैं, जो कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड की तरफ रहेगा उसको टर्मिनेटर रीजन बोलते हैं। यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ही डिफाइन करता है, उसका एंड है जो मतलब उसकी प्रोसेस का जो खात्मा इस जगह पे आके हो जाता है। एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू प्रमोटर, तो कुछ अलग से रेगुलेटरी सीक्वेंस भी हो सकती हैं जो प्रोसेस को रेगुलेट करती हैं, वो भी प्रेजेंट हो सकती हैं, या तो अपस्ट्रीम साइड में जो डीएनए की अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से हम यहाँ पे देख सकते हैं जो जीन है, जैसे ये टी वाला पोर्शन है, यदि इससे हमारी जो प्रोसेस है इस साइड में स्टार्ट होनी है राइट हैंड साइड में, तो ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस होती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड इस टी से इस साइड वाला पोर्शन होता है वो अपस्ट्रीम कहलाता है। तो जो प्रमोटर है, मान लो यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट है तो इसके आगे जो प्रोसेस होगी वो डाउन स्ट्रीम चलती है, और जैसे रेगुलेटर बोल रहे हैं ये कई बार आगे भी मिलता है कई बार पीछे ही मिलता है, तो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम किसी भी जगह पे प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल जीन। जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। हमने देखा है इसको कि जितने भी विरासत के जो गुण हैं, करैक्टर हैं, एक जनरेट पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसी के जरिए जाते हैं। लोकेटेड ऑन डीएनए बट डिफिकल्ट टू डिफाइन ए जीन इन इट्स टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस, डीएनए पे जरूर प्रेजेंट होता है लेकिन जीन को हम सीक्वेंस के बेस पे नहीं डिफाइन कर सकते कि इस पार्टिकुलर सीक्वेंस से ये करैक्टर कोड किया जाएगा, क्योंकि आगे देखेंगे स्प्लाइसिंग भी होती है एमआरएनए की, वहां से प्रोटीन बनता है, वो सारा करैक्टर लिए होता है, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। डीएनए सीक्वेंसिंग कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन ए जीन, तो जो टीआरएनए जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं इसके टाइप होते हैं टीआरएन ट्रांसफर टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, तो वो उनको कोड करने वाले भी जो डीएनए सीक्वेंस उनको भी जीन ही बोला जाता है। तो जीन जरूर नहीं करैक्टर को कोड करेंगे, और शरीर के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनको भी कोड करते हुए मिलेंगे। सिस्ट्रोन क्या चीज होता है, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉली पेप्टाइड, वो भाग होता है डीएनए का जो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मोनोसिस्ट्रोनिक भी हो सकता है, जो यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है कि एक जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है कोई एक ही प्रोटीन के लिए कोड करेगी। पॉलीसिस्ट्रोनिक के केस में वो बैक्टीरिया में ज़्यादा देखने को मिल जाती है, जिसमें एक जो सिंगल स्ट्रैंड है वो अलग अलग काफ़ी सारे पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करती हुई मिलेगी। इन यूकैरियोट्स मोनोसिस्टर्निक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस स्प्लिटेड, तो जो कोडिंग सीक्वेंस है वो स्प्लिटेड फॉर्म में पाई जाती हैं, अलग अलग जगह पाई जाती हैं। जो मोनोसिस्टर्निक जीन होते हैं ना वो अलग अलग स्प्लिटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेट्स डेफिनेशन, और यहीं से जैसे बताया है कि जो स्प्लिटिंग अलग अलग जगह पे पाया जाना वो बाद में जाके मिलते हैं आपस में, और मिलने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो उससे जो जीन है उसकी जो डेफिनेशन है और कॉम्प्लेक्स हो जाती है डीएनए सेगमेंट के बेस पे।
एक्सॉन क्या है? कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस। तो जो मैच्योर, आगे हम स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे जिसमें mRNA के अंदर कुछ चेंज किए जाते हैं और चेंज करके जो एक mRNA तैयार होता है, तो उसके कोडिंग स्ट्रैंड में और एक्सप्रेस्ड जो सीक्वेंस होती हैं, जो फाइनल सीक्वेंस होती हैं, उनको हम एक्सॉन बोलते हैं। और ये मैच्योर mRNA में, प्रोसेस्ड RNA में मिलता है, इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन। और जगह जगह पे ये एक्सॉन है जो इंट्रॉन्स के द्वारा इंटरप्टेड होती है। जैसे एक्सॉन पोर्शन मिलेगा, फिर इंट्रॉन मिलेगा, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन। तो एक्सॉन लगातार नहीं मिलती है, बीच बीच में जो इंट्रॉन्स है वो देखने को मिलते हैं। तो इंट्रॉन्स क्या होते हैं, या इंटरवीविंग सीक्वेंस क्या होती है? इंटरवीविंग मतलब बीच में जो प्रेजेंट होती है एक्सॉन की, उन सीक्वेंस को बोलते हैं। ये मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में देखने को नहीं मिलती हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद इनको हटा दिया जाता है और जो मेन स्ट्रक्चर बनती है वही आगे mRNA में शो की जाएगी और उसी से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस भी होती हैं जो किसी आरएनए या प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती। इफेक्ट इनहेरिटेंस ऑफ ए करैक्टर, जो कि किसी भी करैक्टर को के इनहेरिटेंस को काफ़ी प्रभावित करती हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, उसी का रेगुलेशन डिपेंड करता है कि प्रोसेस को ऑन कब रखना है, ऑफ कब रखना है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है? तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो हमने देखा है, वो ट्रांसक्रिप्शन को कैटालाइज करता है। जितने भी आरएनए बनते हैं, mRNA, tRNA, कोई भी टाइप का आरएनए, वो सारे एक सिंगल एंजाइम के द्वारा ही कैटालाइज किए जाते हैं, इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। इनिशिएशन जो करवाएगा वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो करवाता है। बाइंड्स टू द प्रोमोटर, प्रोमोटर जो रीजन हमने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का सबसे फर्स्ट रीजन, वहाँ पे आके अटैच होएगा और ट्रांसक्रिप्शन उसको शुरू करवाएगा। और यहाँ पे एक फैक्टर काम करता है, इनिशिएशन फैक्टर, उसके साथ ही आरएनए पॉलीमरेज थोड़ी टाइम के लिए एसोसिएट होता है, चिपकता है। ट्रांजिस्टरी का मतलब कुछ टाइम के लिए एसोसिएट रहेगा और जैसे प्रोसेस शुरू होगी ये रो फैक्टर है वो चला जाएगा। तो रो फैक्टर एक इनिशिएशन फैक्टर का काम करता है। यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट, तो सॉल्यूशन के अंदर जो भी इनको मीडियम प्रोवाइड किया जाता है उसके अंदर ट्राइफॉस्फेट जो भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जो कि सबस्ट्रेट का भी काम करेंगे और साथ में एनर्जी सोर्स का भी काम करेंगे। पॉलीमराइज इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी, तो यहाँ पे भी रूल जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी का वो फॉलो किया जाएगा। डीएनए से आरएनए जो बनाएगा तो उसमें बस थाइमिन की जगह भी यूरेसिल आएगा। बाकी जो डीएनए की जो ब्लूप्रिंट वाली जो स्ट्रैंड है, जिसे ब्लूप्रिंट लेना उसको पढ़ के ही नई स्ट्रैंड है वो तैयार की जाती है। आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यूज इलोंगेशन, तो साथ में ये हेलिक्स जो डीएनए एक हेलिकल फॉर्म में पाया जाता है उसको ओपन करने में मदद करता है और इलोंगेशन है उसमें भी मदद करता है और इलोंगेशन को कंटिन्यू रखने में मदद करता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात कर रहे हैं। उसके बाद ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम, तो आरएनए का केवल एक छोटा सा स्ट्रैंड है वही इसके साथ चिपकी हुई मिलेगी, बाकी जो आरएनए है वो अलग होता रहता है इससे, मतलब एक सेपरेट होकर चला रहेगा, वो स्ट्रैंड है वो कंटिन्यू नहीं बनी रहती है। तो इनिशिएशन प्रोसेस थी ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरियम। उसके बाद इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन देखते हैं। इलोंगेशन में जो आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ, तो यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा एंजाइम नहीं रहता। आरएनए पॉलीमरेज जो टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ पढ़ के आगे कॉपी तैयार करता रहता है एमआरएनए की। आफ्टर टर्मिनेशन फैक्टर एंड टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली, और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन फैक्टर आ जाता है रो, तो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर दिया जाता है। जैसे इसमें देखेंगे टर्मिनेशन में, जैसे ही पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो जाती है, टर्मिनेटर रीजन में पहुंच जाती है, तो नेसेंट आरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज फॉल ऑफ, तो जो भी आरएनए बना है, नया जो एमआरएनए बना है और जो साथ में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो वहाँ से टूट के अलग हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो प्रोसेस है, किसकी वजह से टूटते हैं, रो फैक्टर की वजह से, और जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपलाइज्ड, तो बैक्टीरिया है उनके अंदर जो ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलती हैं। mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, तो यहाँ पे कोई स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है प्रोकैरियोट्स में। जो mRNA है वो
जैसे ही बनता है तो उसके ऊपर जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी जाती है। और कई बार तो ये नहीं बनता है, फिर भी जो कंप्लीट नहीं बनता है ये कुछ इसका प्रोसेस यदि बन जाता है तो उसके ऊपर ही ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो देखने को मिलती है। तो कपलाइज्ड होती हैं दोनों प्रोसेस ही, प्रोटीन साथ साथ में बनना शुरू हो जाता है। एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट सिस्टोल। क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, प्रोकैरियोट्स होते हैं ये, जिसकी वजह से जो mRNA है, क्रोमोसोम है, DNA है, वो सारा साइटोसोल में ही रहता है, साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलता है, सेम कंपार्टमेंट रह जाता है। इसकी वजह से दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती हैं। मैनी टाइम्स ट्रांसलेशन कैन बिगिन, बताया नहीं कि कई बार तो ट्रांसलेशन पहले ही शुरू हो जाती है जब तक कि mRNA पूरी तरीके से ट्रांसक्राइब नहीं होता। उसके बाद हम डायग्राम से समझ सकते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया है उसमें रो फैक्टर, एक सिग्मा फैक्टर आता है, सिग्मा फैक्टर है जो प्रोसेस को इनिशिएट करवाएगा, और ये रो फैक्टर रहता है। सिग्मा फैक्टर रहेगा, पहले बाई मिस्टेक इनिशिएशन में इसको रो बोल गए, लेकिन सिग्मा फैक्टर रहता है जो कि प्रोसेस को इनिशिएट करवाता है। पॉलीमराइज एंजाइम के साथ अटैच होकर ये जो DNA हेलिक्स है उसके पास आके अटैच होएगा। उसके बाद जैसे ही प्रोमोटर रीजन पे ये अटैच रहेगा, पॉलीमराइज जो RNA पॉलीमराइज एंजाइम है उसको अटैच करके ये सिग्मा फैक्टर वहाँ से हट जाता है। इलोंगेशन का काम क्या किसका रहेगा, केवल RNA पॉलीमरेज का, वो जो mRNA उसको बनाता जाएगा, किसको रीड करके जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको रीड करता हुआ चला जाएगा। और जैसे टर्मिनेट रीजन आएगा तो एक रो फैक्टर वहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि प्रोसेस को टर्मिनेट बंद करवा देता है, और जो mRNA है, जो नया RNA तैयार हुआ है वो अलग से हट जाता है। तो कोई भी टाइप का RNA है वो इसी प्रोसेस से बनता है। उसके बाद यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन है वो कैसे होती है, तो यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 3 RNA बनते हैं वही अलग अलग टाइप के RNA, rRNA, tRNA, mRNA, उसके अलावा और भी RNA होते हैं जैसे 5S rRNA, SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA होता है, HNRNA भी होते हैं। तो काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के RNA देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम 1 होता है, एक 3rd होता है और एक 2 होता है। जो फर्स्ट है वो rRNA को कोड करता है, सेकंड वाला mRNA को, और थर्ड वाला tRNA को कोड करता है। तो यहाँ पे RMT से हम याद रख सकते हैं, जैसे HMT की वो चीज़ आती थी, तो उस बेस पे जैसे R है वो फर्स्ट, M सेकंड, RNA पॉलीमरेज सेकंड उसको कोड करेगा, और जो थर्ड है वो tRNA को कोड करता है, और tRNA के साथ साथ में ये 5S rRNA और SNRNA को भी कोड करता है। मतलब इन्हीं एंजाइम के द्वारा ये RNA, अलग अलग RNA वो तैयार किए जाते हैं। जबकि हमने प्रोकैरियोट में देखा वहाँ पे एक सिंगल RNA पॉलीमरेज एंजाइम से सारे RNA वो तैयार किए जाते थे। तो HNRNA की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA होता है जो कि RNA पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा बनाया जाता है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन बोथ एक्सोन एंड इंट्रोन। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है यहाँ पे कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब है जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन के बाद, टर्मिनेशन के बाद जो RNA बन के तैयार होता है तो उसके पास दोनों सीक्वेंस देखने को मिलती हैं, एक्सोन भी होते हैं और इंट्रोन भी। और जैसे हमने देखा था एक्सोन काम की सीक्वेंस होती हैं उनको रखा जाता है, इंट्रोन को हटाया जाता है, और इंट्रोन नॉन फंक्शनल होते हैं। तो एक स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, और जो एक्सोन है उनको फिर एक डिफाइंड ऑर्डर के अंदर उनको ज्वाइन कर दिया जाता है, मिला के एक सीक्वेंस है वो तैयार की जाती है। HNRNA क्या है, अंडरगो एडिशनल प्रोसेसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। तो HNRNA जैसे ऊपर देखा तो उसके अंदर 2 प्रोसेस देखने को मिलती है, एक कैपिंग होती है और एक टेलिंग देखने को मिलेगी। कैपिंग क्या होता है, इसके अंदर एक एंड के ऊपर एक कैप लगाई जाती है किस चीज़ की, मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड होता है थोड़ा सा, जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं अलग सीक्वेंस, उससे अलग रहता है थोड़ा, मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि किसी भी एंजाइम एक्शन से इसको बचाता है, डिग्रेडेशन से बचाने के लिए लगाया जाता है, और वो 5' एंड के ऊपर लगाया जाता है। तो कैपिंग की साइड में रहती है 5' एंड की तरफ, और एक टेलिंग 3' एंड की तरफ क्या किया जाता है, एक एडिनलाइटेड रेजिड्यू, बहुत सारे एडनिन है वो चिपका दिए जाते हैं 3' एंड की तरफ, इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर।
तो उसमें टेम्पलेट का कोई रोल नहीं रहता कि भाई इसको पढ़ के ही, जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के ही mRNA के अंदर वो लाइनें जो एडेनिन है वो लगाने हैं 200 से 300, उनका कोई रोल नहीं रहता इंडिपेंडेंट मैनर, इसलिए बोला गया है। और ये दोनों क्या करते हैं, जैसे ही RNA तैयार होता है तो उसको किसी भी एंजाइम के एक्शन से बचाने के लिए ये कैपिंग और टेलिंग यूज की जाती है, क्योंकि एक बार ये mRNA जो बनेगा यूकैरियोट्स में वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा, न्यूक्लियस से बाहर आके इसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी, तो उस टाइम तक काफ़ी सारे जो एंजाइम है साइटोप्लाज्म में रहते हैं वो उसको डिग्रेड कर सकते हैं, और यदि डिग्रेडेशन होगी तो सारी इन्फॉर्मेशन है वो डैमेज हो सकती है। तो इस डैमेज से बचाने के लिए ही 2 सिरे हैं उनको ही बचा के रखना ज़रूरी होता है, इसलिए कैपिंग और टेलिंग की जाती है। mRNA फुली प्रोसेस्ड hnRNA ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन, और जो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA होता है, हेट्रोजीनियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सॉन इंट्रॉन वगैरह है वो सारे आ जाते हैं। तो इसको कंप्लीट जो प्रोसेस है कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग होने के बाद इसको न्यूक्लियस से बाहर लेके आया जाता है ताकि ट्रांसलेशन शुरू की जा सके, उसी को mRNA मैसेंजर RNA, क्योंकि इसी के पास जो मैसेज रहता है कि कौन सा जो प्रोटीन है वो तैयार करना है। सिग्निफिकेंस क्या रहता है इस कॉम्प्लेक्सिटी का, वो कैसे समझ सकते हैं। स्प्लिट जीन्स अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबली एन एनिशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, तो जो जीनोम है वो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, तो एक ये एनिशिएंट पुराना एक फीचर होता है जीनोम का जो अलग अलग फॉर्म में पाया जाना। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्यूटी, तो ये क्या है कि जो एंटीक्यूटी एंटिक पीस होते हैं, जैसे पुरानी चीज़ें होती हैं, रेमिनिसेंट का मतलब होता है जो पुरानी चीज़ों की जो थोड़ा सा उसको संजो के रखें, रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्यूटी। तो इंट्रॉन्स को हम ऐसा देखते हैं कि अभी इनका कोई रोल नहीं है, नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में इनका काफ़ी रोल रहता होगा, लेकिन इनको अभी भी ऐसा कैसा रखा गया है, संजो के रखा गया है, इसलिए रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्यूटी को शो करते हैं। स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड, और स्प्लाइसिंग प्रोसेस बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इसके बगैर जो प्रोटीन है वो नहीं बन सकते, और mRNA बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। जो मेन स्ट्रक्चर है सारे शरीर की जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का ही खेल होती है सारा, और इन्हीं जो RNA है उनके बगैर स्प्लाइसिंग, उन्हीं के अंदर स्प्लाइसिंग होती है और उन्हीं से सारा कुछ होता है, तो इसलिए RNA वर्ल्ड डोमिनेंसी शो करता है। हालांकि DNA एक जेनेटिक मटेरियल जरूर है, लेकिन RNA के बगैर वो कुछ भी नहीं है, तो बहुत बड़ा रोल RNA वर्ल्ड का भी रहता है। उसके बाद यह हम अलग अलग जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस देख सकते हैं, जैसे प्रोमोटर रीजन होता है इसके लेफ्ट हैंड साइड में अपस्ट्रीम होता है, और डाउनस्ट्रीम की साइड में जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन होती है, और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्री mRNA होता है। ये जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन से जो mRNA बनता है तो ये कुछ एलिमेंट होते हैं जो कि प्रोसेस को रेगुलेट करने में रोल प्ले करते हैं, टर्मिनेटर होते हैं, और इंट्रॉन एक्सोन इस तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद भी इसी तरीके से पोर्शन बनेंगे, जैसे एक्सोन का टर्मिनेटेड पोर्शन है, ट्रांसक्राइब्ड पोर्शन है, उसके बाद इंट्रॉन है। तो क्या किया जाता है, RNA प्रोसेसिंग की जाती है, जिसके अंदर पहले तो इंट्रॉन्स को हटाया जाता है, और जो पिंक कलर का पोर्शन है जैसे पहले अलग अलग सेगमेंट्स में था तो उनको ज्वाइन किया जाएगा, कोडिंग सेगमेंट बनाई जाएगी, और mRNA जो बने हैं उसके 5' एंड की तरफ एक ग्वाइनिन ऐड किया जाएगा, लेकिन उसकी ट्राइफॉस्फेट वाला जो एक मॉलिक्यूल है वो ऐड किया जाता है। लीडर स्ट्रैंड होती हैं, ये ट्रेलर स्ट्रैंड रहेंगी लास्ट में, और लास्ट में क्या रहेगा, जो कोडिंग सेगमेंट है उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट करने के लिए एक आगे वाली स्ट्रैंड के पास कैपिंग की जाती है, पीछे वाली स्ट्रैंड पे बहुत सारे जो एडेनिन है वो चिपकाए जाते हैं ताकि जो एंजाइम है एंजाइम एक्शन से इनको बचाया जा सके।